आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। स्टॉक मार्केट एक डरावनी जगह लगती है। आपने लोगों के सारे पैसे डूब जाने की कहानियां सुनी होंगी। इन्वेस्टमेंट में अजीबोगरीब से नाम होते हैं, जैसे कन्वर्टिबल्स, ऑप्शंस, जीरो कूपन्स। ये सब आपको इतना हैरान करते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आम आदमी स्टॉक्स मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। इस समरी में आप इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखेंगे। कुछ भी करने से पहले आपको इन्वेस्ट करने लायक पैसा सेव करना होगा। आपको अपनी कॉस्ट को कम से कम करने के टिप्स भी दिए जाएंगे। साथ ही आपको अपने अकाउंट बैलेंस के स्टेबल होने से पहले सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सीखने को मिलेगा। ये समरी आपको स्टॉक ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताएगी। आप सीखोगे कि स्टॉक्स कब खरीदने और कब बेचने चाहिए। कंपनी के शेयर खरीदने के अलावा आपको अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट मेथड भी बताए जाएंगे। आप इन्वेस्टिंग के कई रूल्स और टिक्स के बारे में भी जानेंगे। जो पैसा आप अपनी जॉब से कमाते हो, वो आपको अमीर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ तक कि इससे आप एक अच्छा घर, गाड़ी और अपने बच्चों की पढ़ाई तक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप सोचते हो। कोई भी जो इस मार्केट का बेसिक्स जानता है, वो अपने कॉमन सेंस से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। अ पेनी सेव्ड इज 2 पेनीज अर्न्ड। कई लोग ये नहीं जानते कि उनके इन्वेस्टमेंट इनकम पर भी टैक्स लगता है। ये नुकसानदायक है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपना टैक्स रेट पता नहीं होता। जैसे मान लो कोई हर महीने $10,000 कमाता है और $1,000 टैक्स भरता है। ये इंसान 10% टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता। 10% एक एवरेज टैक्स है जो वो पे करता है। आपकी इनकम टैक्स ग्रेजुएटेड होती है। इसका मतलब कि आप शुरुआती कुछ $1,000 पर टैक्स नहीं चुकाते हैं। इस तरह इनकम में जितना इजाफा होता जाएगा, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। कई अमेरिकन्स को अपने लास्ट के कुछ $1,000 के लिए 35% टैक्स पे करना पड़ता है। रेगुलर बिजनेसमैन जो ऐशो आराम का लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, वे अक्सर 50% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इमेजिन करो कि आप 50% टैक्स ब्रैकेट से ठीक बाहर हो। अब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे $1,000 कमाते हो, तो ये आपको 50% जोन में ले आएगा और अथॉरिटीज़ आपके $1,000 में से 50% यानी $500 ले लेगी। आपकी आधी इन्वेस्टमेंट इनकम तो गवर्नमेंट को अमीर बनाने में निकल जाती है। टैक्सेशन की ये प्रॉब्लम दिखाती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना इनइफेक्टिव तरीका नहीं है। कम पैसा खर्च करना इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मान लो आपने लेटेस्ट आईफोन ना खरीदकर $1,000 बचाए। इस डिसीजन के लिए आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है, तो इसलिए $1 बचाने की वैल्यू $1 कमाने से डबल होती है। अगर आप 1 मिनट के लिए गौर करें तो पाएंगे कि पैसे बचाने के मौके हर जगह मौजूद हैं। जैसे फूड और ड्रिंक को ही ले लो। कई अमेरिकन्स हर वीकेंड पर रेड वाइन की एक बॉटल लेना पसंद करते हैं। एक अच्छी वाइन की बॉटल $10 तक में आ जाती है। आप 12 वाइन बॉटल्स का केस भी खरीद सकते हो। केस खरीदने पर आपको हर बॉटल पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी केस आपको टोटल $108 में मिलेगा। इसका मतलब कि आपने हर बॉटल पर $1 बचाया, यानी 1 साल में आप करीब $52 बचा पाएंगे। चलिए इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एनालाइज करते हैं। आमतौर पर आप हर हफ्ते एक बॉटल वाइन के लिए $10 पे करोगे, लेकिन अब आप हर 12 हफ्तों के लिए $108 खर्च कर रहे हो। इसका मतलब कि आप नॉर्मल से $98 ज़्यादा खर्च करोगे। अब ये $98 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको $52 का रिटर्न मिलेगा, जो कि 53% का प्रॉफिट है, जो कि स्टॉक मार्केट में भी मुश्किल से ही मिलता है। इसके बजाय एक और सीधा मेथड है अपने खर्च को 20% कम करने का। वो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर भरना। करीब 60% से ऊपर अमेरिकन्स अपने क्रेडिट कार्ड के लिए 18% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। कई लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहते हुए भी ऐसा करते हैं और इन सेविंग्स पर उन्हें सिर्फ 2% इंटरेस्ट ही मिलता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ करते हैं, तो हर डॉलर जो आप खर्च करते हैं उस पर आप 2% कमा सकते हैं। ऐसे कार्ड ढूंढें जो साल के अंत में कैशबैक ऑफर करते हों। मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स होटल और रेस्टोरेंट्स पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट देते हैं और ये काफ़ी बढ़िया एयरलाइंस की डील्स भी देते हैं। ठीक इसी तरह अपने बैंक के लोन के साथ भी सावधान रहें। हमेशा डबल चेक करें और अपनी पेमेंट को रीकैलकुलेट करें। इस बुक के ऑथर एंड्रू टोबायस ने एक बार एक बैंक से 7.5% इंटरेस्ट रेट पर $4 लाख का लोन लिया था। 1 साल बाद बैंक ने कहा कि उन्होंने उनका इंटरेस्ट रेट कम करके 7% कर दिया है। उनकी मंथली पेमेंट $4670 थी। एंड्रू ने नोटिस किया कि ये उनके कैलकुलेशन से करीब $10 ज़्यादा था।
$10 शायद आपको बड़ा अमाउंट ना लगे, लेकिन और स्टडी करने के बाद एंड्रू ने देखा कि बैंक उनसे $4,07,000 पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। जब उन्होंने बैंक को कॉल किया तो पता चला कि सिस्टम ने उन्हें $7,000 के इंश्योरेंस प्लान के लिए रजिस्टर किया है। अगर एंड्रू अपने लोन को फॉलो अप नहीं करते तो उन्हें 7% इंटरेस्ट के हिसाब से $7,000 एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता। कई यंग लोगों की एक ड्रीम होती है कि वो एक अच्छी गाड़ी लें, इसी वजह से वो लीजिंग या फाइनेंसिंग स्कीम पर पैसा खर्च करते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन का आइडिया गलत है, क्योंकि गाड़ियां लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं। कुछ साल बाद आप या तो उन्हें बदल दोगे या उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर पर आपका खर्चा होता रहेगा। तो क्या इसका मतलब है कि आपको कभी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको कार तभी खरीदनी चाहिए जब आपके पास इसे खरीदने लायक पैसा हो। मार्केट में कई सेकंड हैंड सस्ती गाड़ियां मिलती है। कोई भी कम तेल खाने वाली गाड़ी उठा लो, ये बजट कार आपको किसी दिन पैसे सेव करके एक ब्रांड न्यू कार खरीदने में हेल्प करेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप फैंसी चीज़ों जैसे कार और फैशन के पीछे भागना बंद कर देते हो। लाइफ में कुछ सालों बाद मेडिकल केयर एक बड़ा खर्चा बन जाता है। सस्ते मेडिसिन ब्रांड्स के बारे में अपने डॉक्टर से पूछो। ज़्यादातर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज महंगी दवाइयाँ बेचती हैं, छोटे ब्रांड सेम दवाई उससे काफ़ी कम दाम पर बेचते हैं। साथ ही ये देखो कि आपको अपनी दवाई बड़े साइज में मिल सकती है या नहीं। एंड्रू अपनी हार्ट प्रॉब्लम के लिए लिपिटर नाम की दवाई लेते हैं। 80 mg गोले के 30 पीस के पैक का दाम 40 mg के बराबर था, तो लिपिटोर का 80 mg वाला पैक खरीदकर उसमें से हर डोज के लिए आधी गोली लेकर एंड्रू 50% पैसा बचाते हैं। दवाइयाँ हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इससे बेटर होगा कि हम अपने फिजिकल हेल्थ के लेवल को इम्प्रूव करें ताकि कोई दवाई लेनी ही ना पड़े। कई लोग जब उन्हें अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी होती है तो वो जिम की मेंबरशिप लेते हैं। जिम जाना पैसे की बर्बादी है, क्योंकि लोग शायद ही जिम जाने का टाइम निकाल पाते हों। इसके अलावा जिम सिर्फ सीरियस बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रेंथ ट्रेनर्स के लिए हेल्पफुल है। आप घर पर ही पुशअप्स, क्रंचेस और स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। पास पड़ोस में वॉक करके आप अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हो। आम लोगों के लिए फिट रहने के लिए इक्विपमेंट बेकार की चीज़ है। फिटनेस की तरह ही मेंटल डेवलपमेंट और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। हम आमतौर पर इसे रीडिंग के जरिए इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेना सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है, और मोस्टली तो यही होता है कि 1 साल की मेंबरशिप लेना 2 या 3 बुक्स खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। द केस फॉर कवर्डाइस। फाइनेंस में एक फेमस कहावत है, एक बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर की सेफ इन्वेस्टिंग से आपको ज़्यादा कमा कर दे सकता है। ये कहावत एकदम सही है, लेकिन असल में गिने चुने लोगों को ही अपना ग्रेट इन्वेस्टमेंट मिल पाता है, और खासकर जो लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते उन्हें तो ये और भी मुश्किल से मिल पाता है। एक और कहावत है जो हमारे जैसे आम लोगों के लिए ज़्यादा सही है कि इन्वेस्टमेंट आपको वो देता है जिसके लिए आप पे करते हैं। अगर आपको बड़ा बोनस चाहिए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और याद रहे कि आप ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट से ईजिली अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक्स खरीदना बेशक सेफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दे सकता है, लेकिन ये याद रहे कि उन रिवॉर्ड से पहले 5 साल तक आपको घाटा भी हो सकता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास आने वाले कुछ सालों तक के पैसा जमा हो। तब तक आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं कि रिस्क हैंडल कर सके। हमारे जैसे लोगों के लिए जो अभी तक ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाए हैं, 2 टाइप की सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको इस बेस पर कोई एक चूज़ करना होगा कि आप अपना पैसा कब पाना चाहते हैं। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मनी मार्केट फंड। ये फंड कई लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर ये इस पैसे को गवर्नमेंट और बड़े बिजनेसेस को लोन के तौर पर देते हैं। ये फंड इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि लोन चुका दिया जाएगा। इन लोन से मिले इंटरेस्ट को मेंबर्स में डिवाइड किया जाता है जिन्होंने फंड में इन्वेस्ट किया है। इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट मिलेगा। ऐसा फंड चूज करो जो अपने मेंबर से कम फ़ी चार्ज करते हों। लेकिन ये चेक कर लो कि कौन मनी मार्केट अकाउंट ऑफर करता है। ये फंड्स कोई भी एरी गैरी फाइनेंस कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि जाने माने बैंक्स करते हैं। ट्रेजरी बिल्स दुनिया के सबसे सेफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली गवर्नमेंट इस तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। यूएस में एक ट्रेजरी बिल $100 में खरीदा जा सकता है और 3, 6 या 12 महीने बाद वापस गवर्नमेंट को बेचे जा सकते हैं। इससे आप हाई इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं और गवर्नमेंट आपको गारंटी के साथ पे करती है। ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी नोट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये ट्रेजरी बिल्स की तरह ही है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें थोड़े और लंबे पीरियड के बाद चुकाती है। ट्रेजरी नोट्स 2 से 10 साल के हो सकते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स 10 से ऊपर स्टार्ट होते हैं और 30 सालों तक जा सकते हैं।
टिपिकली बॉन्ड से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर होता है। लंबे अरसे से स्टॉक मार्केट बॉन्ड से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देते आ रहे हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस में ट्रेजरी बॉन्ड्स बेटर ऑप्शंस होते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स, नोट्स और बिल्स में एक कमी है, जो प्रॉफिट आपको इनसे मिलता है उस पर टैक्स लग सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो इसे अवॉइड कर सकता है, वो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें सिटी काउंसिल इशू करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप न्यूयॉर्क सिटी को लोन दे रहे हैं, ना कि पूरे यूएस को। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अक्सर टैक्स फ्री होते हैं। इसके अलावा ये ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरह ही सेफ होते हैं, वो इसलिए क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट शहरों को दिवालिया नहीं होने देती। हालांकि अगर कोई शहर फाइनेंशियल क्राइसिस सफ़र करती है तो आपको पैसा जल्दी मिलने वाला नहीं है। स्टेट्स को ऐसे इवेंट के बाद अपने फाइनेंसिस को एडजस्ट करने में कुछ साल लग जाते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंपनीज में किए गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये एक कॉरपोरेशन को दिए गए लोन की तरह होता है जो इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन ट्रिक यहाँ ये है कि आप इन बॉन्ड्स को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट यानी बदल सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका साबित हो सकता है। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट मत करो, गारंटीड इंटरेस्ट पेमेंट लो। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप बॉन्ड्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बाद में उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि बॉन्ड्स को कन्वर्ट कब करना है, इसके लिए रिसर्च करना होगा। अगर आपके पास स्टडी करने का टाइम नहीं है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करो। फाइनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ये रेगुलर लोन की तरह काम नहीं करते। ये सस्ते बिकते हैं और एक वक्त के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट देने का वादा करते हैं। अब जैसे उस इन्वेस्टमेंट का ही एग्जाम्पल ले लो जो एंड्रू ने 1994 में किया था। कॉस्मेटिक्स कंपनी रेवलॉन 43 सेंट के रेट पर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स ऑफर कर रही थी। 4 साल बाद वो हर बॉन्ड के लिए $1 पे करने वाले थे। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट पर 132.5% का रिटर्न। रिस्क बस इतना था कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो एक पैसा नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद बॉन्ड्स इतने सस्ते थे कि इसके सामने रिस्क बहुत छोटा लग रहा था। याद रखो, ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपके शुरुआती इन्वेस्टिंग करियर के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा कमाई नहीं होती। अगर आप 40 साल तक अपनी सैलरी से 20% सेव करते हैं तो आपके पास सिर्फ इतनी सेविंग होगी जो 8 साल चल सके। टैक्स और इन्फ्लेशन के साथ ये टाइम और भी कम हो जाता है। सेफ इन्वेस्टमेंट इस टाइम को 4 या 5 साल आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आप सिर्फ बॉन्ड्स, बिल्स और मनी मार्केट फंड्स के भरोसे अपना रिटायरमेंट फंड नहीं बना सकते। आखिरकार आपको स्टॉक मार्केट के रिस्क को एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन इन खतरों से निपटना मुश्किल है। यही वजह है कि सेफ इन्वेस्टमेंट सबके लिए ज़रूरी है। जब आपके पैसे का एक हिस्सा हमेशा सिक्योर होगा तो आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। मीनवाइल डाउन एट द ट्रैक। अब आपने इतना पैसा तो सेव कर ही लिया होगा कि आप स्टेबल होंगे। इसमें से कुछ पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब टाइम है कि स्टॉक्स की तरफ ध्यान दिया जाए। आपको इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज टाइम के साथ और महंगे होते जाएंगे। जरा अपने बचपन के दिन याद कीजिए, क्या उन दिनों सब कुछ सस्ता नहीं होता था? मान लो आपने आज से 10 साल पहले ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। अब हर चीज़ महंगी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब मान लो आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हों। एग्जाम्पल के लिए साबुन बनाने वाली कंपनी को ले लो। इन 10 सालों में साबुन की कीमत बढ़ी होगी। कायदे से इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कंपनी का प्रॉफिट और वैल्यू भी बढ़ा होगा। कई बार कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही आपको इन्फ्लेशन को बीट करने का शॉट दे सकता है। लेकिन हिस्ट्री पर एक सरसरी निगाह डालें तो पाएंगे कि एवरेज तौर पर स्टॉक्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक स्टडी ने यूएस ट्रेजरी बिल्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और स्टॉक्स को कंपेयर किया। यूज प्रॉफिट को एनालाइज करती है जो आपने 1926 से 2015 के बीच कमाया। एवरेज तौर पर ट्रेजरी बिल्स 3.7% पर ईयर की रेट से बढ़ा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रेट 5.9% और स्टॉक मार्केट 9.8% के हिसाब से ग्रो हुआ। 1926 में $1,000 के ट्रेजरी बिल्स 2015 में $20,530 के हो गए होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट $1,000 से $2.5 मिलियन से भी ज़्यादा ग्रो कर चुकी होगी। स्टॉक मार्केट आपकी कमाई को टैक्स से भी बचाता है। जो पैसा आपको स्टॉक्स बेचकर मिलता है उसे कैपिटल गेन्स कहा जाता है। इस पर आपकी सैलरी या बॉन्ड्स पर एवरेज इंटरेस्ट से भी कम टैक्स लगता है। कई कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। इसका मतलब कि आपको कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ % मिलता है।
इस इनकम पर भी कम टैक्स लगता है। डिविडेंड मिलने से आपके स्टॉक की वैल्यू कम नहीं होती। कई लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसके जड़ में शेयर्स के जरिए पैसा कमाने का सिर्फ दो ही तरीका है। यह है डिविडेंड और कैपिटल गेन्स। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स इन दो कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसके अलावा सिर्फ दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके स्टॉक्स का प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। ये है डर और लालच। स्टॉक के प्राइस तब गिर जाते हैं जब लोगों को लगता है कि कंपनी खराब परफॉर्म करेगी और इस डर से वो अपना स्टॉक बेच देते हैं। प्राइस तब बढ़ते हैं जब लोग लालची हो जाते हैं। उन्हें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और इसलिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वो और ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग का पहला सीक्रेट है तब खरीदो जब प्राइस कम हो। कई लोग स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। जब प्राइस ज़्यादा है तो ये उससे आगे नहीं जा पाएगा। आपको तब खरीदना चाहिए जब प्राइस कम हो और स्टॉक वैल्यू के ग्रो करने के लिए और ज़्यादा स्पेस हो। जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ एक इंडस्ट्री पर फोकस मत करो। ज़्यादातर सेम सेक्टर के स्टॉक्स साथ में ऊपर चढ़ते हैं और साथ में गिरते हैं। इसका मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट फेल हुआ तो एप्पल की वैल्यू भी गिरेगी। नुकसान से बचने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। सबसे पॉपुलर स्टॉक्स वो होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। याद रखो, स्टॉक की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, और अगर हर कोई एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके ज्वाइन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ऐसी कंपनी के शेयर सबसे पहले गिरते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी स्किल है ये पता होना कि स्टॉक को कब बेचना है। लोग आमतौर पर डर के मारे अपने शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए मत बेचो कि कोई आपको ये कहकर डरा रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। आपको तब बेचना चाहिए जब आपको लगे कि शेयर की कीमत एक अच्छा वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से आगे जा चुका है। आप इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करके हमेशा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। कई बार ये आपके इन्वेस्ट करने के बाद लगातार नुकसान में जाने लगती हैं। तो सोल्यूशन है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स होते हैं जिन्हें फाइनेंस एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। कई लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपर्ट उस पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि एक सिंगल कंपनी भी फेल हो सकती है, लेकिन अगर आप लंबे वक्त तक वेट करोगे तो मार्केट हमेशा ग्रो करेगा। एक अच्छा म्यूचुअल फंड पूरे मार्केट को कवर करता हुआ कई हेल्दी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि बुरे सालों में भी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपको फायदा होगा। मान लो आप स्कूफ इलस्ट्रेशन फंड नाम के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। आप हर साल $3000 इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हो। पहले साल में शेयर प्राइस है $25, उसके बाद ये बढ़कर $45 पहुंच जाता है, और तीसरे साल में शेयर प्राइस घटकर $5 हो जाता है। फाइनली चौथे साल में मार्केट अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। अब एक शेयर $25 ज्यादा है। 4 सालों में आपने शेयर्स पर $12,000 खर्च किए। पहले और चौथे साल में आपको अपने $3000 के लिए 120 शेयर्स मिलते हैं, और दूसरे और तीसरे साल में आपको 67 और 600 शेयर्स मिलते हैं। तो आपने कैसे किया? एवरेज शेयर प्राइस पिछले 4 सालों में $25 था, तो क्या इसका मतलब है कि आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया? अगर आप 907 शेयर्स को $25 से मल्टीप्लाई करो तो आपको $22,000 से ऊपर मिलेगा। एवरेज शेयर प्राइस $25 का होने के बावजूद आपने $10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट मिलता है क्योंकि जब प्राइस हाई थे तो आपने कम शेयर्स खरीदे। आपको 600 शेयर्स मिले जब प्राइस लो था। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग तब है जब आप हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करके एवरेज से ज़्यादा कमाते हैं। चूजिंग टू इग्नोर योर ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर वो होता है जिसके पास स्टॉक्स बेचने का लाइसेंस होता है। सारे रेगुलर सिटीजन्स को ब्रोकर के जरिए ही शेयर खरीदने और बेचने पड़ते हैं। आमतौर पर ये ब्रोकर्स एडवाइजर्स के तौर पर भी काम करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आप कब अपने शेयर्स बेच सकते हो। ब्रोकर्स ये भी एडवाइस देते हैं कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। ब्रोकर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम ब्रोकर्स मार्केट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बेस्ट ब्रोकर्स अक्सर आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। ये लोग आमतौर पर बिलियनर्स के लिए काम करते हैं और हर साल $5 लाख से ज़्यादा का फीस लेते हैं। लेकिन कई ऐड हैं जो ऐसे सस्ते ब्रोकर्स की बात करते हैं जो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर सकते हैं। ये रिजल्ट ज़्यादातर लक पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल लो। मान लो 256 लोग एक कमरे में हैं। आपने एक सिक्का उछाला और उनसे हेड्स या टेल्स चूज करने को कहा। मान लो 128 लोग हेड्स चूज करते हैं और 128 टेल्स, तो उनमें से आधे लोग सही होंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को 8 बार रिपीट करो। प्रोबेबिलिटी के रूल्स के हिसाब से 256 में से एक इंसान को 8 बार एकदम सही पिक करना चाहिए। तो क्या वो जीनियस है या सिर्फ लकी? स्टॉक मार्केट भी इसी एक्सपेरिमेंट की तरह काम करता है। हर साल आधे ब्रोकर्स मार्केट से बेटर परफॉर्म करते हैं और आधे एकदम बेकार। अब इमेजिन करो कि कुछ लोग आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि कितने साल उन्होंने बेकार परफॉर्म किया था।
वो सिर्फ अपने अच्छे रिजल्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। इस तरह आप कई ब्रोकर्स को बीट द मार्केट का वादा करते हुए देखते हैं। इसके अलावा ब्रोकर्स मुश्किल से मार्केट को स्टडी करने का टाइम निकाल पाते हैं। वो हमेशा क्लाइंट्स की तलाश में जुटे रहते हैं। ब्रोकर्स अपना ज़्यादातर टाइम इन्वेस्टमेंट पैकेज ऑफर करने के लिए फ़ोन कॉल करने में गुजारते हैं। उन्हें पेपर वर्क भी करना होता है और ट्रेडिंग भी। वो सेल्समैन होते हैं। एक्चुअल मार्केट एनालिस्ट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कहा जाता है। लेकिन स्टडीज़ की माने तो मार्केट को एनालाइज करना ज़्यादा काम नहीं आता। फोर्ब्स मैगजीन के एडिटर्स ने 1967 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के बिजनेस सेक्शन की एक कॉपी ली। फिर एडिटर्स ने पेपर को दीवार पर टांग दिया और उस पर 30 डार्ट्स फेंके। जहां जहां डार्ट ने हिट किया था, फोर्ब्स के एडिटर्स ने हर उस बिजनेस पर $1000 इन्वेस्ट किए। 1982 तक उनकी $30,000 की इन्वेस्टमेंट ग्रो होते होते करीब $72,000 तक पहुंच गई थी, जो कि वैल्यू में 240% का इंक्रीजमेंट था। उन 15 सालों में मार्केट सिर्फ 35% ग्रो हुआ था। यूएस के आधे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने मार्केट एवरेज से ज़्यादा खराब परफॉर्म किया था। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और ब्रोकर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कमीशन लेते हैं। इसका मतलब कि आपके हर ट्रांजैक्शन पर कुछ % उनकी जेब में जाता है। ये फीस आमतौर पर आपके बिल में छुपी होती है। एंड्रू दिस 1 साल तक उनकी फीस खुद कैलकुलेट करके चेक की। उन्होंने देखा कि ये उनके अपार्टमेंट के रेंट के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खर्च था। ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें। इस तरह ये लोग पैसा कमाते हैं। इसलिए जो एडवाइस आपको मिलती है उससे आपका भला कभी नहीं होगा। कुछ महीनों के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं करना बेहतर होगा। कोई ब्रोकर आपको ऐसा करने को नहीं बोलेगा। कॉस्ट की वजह से आपके लिए बेहतर होगा कि आप इन एडवाइजर्स को अवॉइड ही करें। इसके बजाय कोई डिस्काउंट ब्रोकर हायर करने की सोचें। ये वो होते हैं जो ना के बराबर फीस चार्ज करते हैं। ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर नहीं करेंगे। ये सिर्फ वही ट्रेड करेंगे जो आप उन्हें करने को बोलोगे। इंडेक्स फंड्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये एक दिए गए मार्केट इंडेक्स को देखता है। इसका मतलब टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की लिस्ट से है। फिर इंडेक्स फंड उस इंडेक्स में दी गई सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे S&P 500 एक इंडेक्स है जो यूएस की 500 बड़ी कंपनीज को इस लिस्ट में शामिल करता है। S&P ग्लोबल नाम की एक फाइनेंशियल एजेंसी इंडेक्स को पब्लिकली पब्लिश करती है। जब इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है तो S&P के वैल्यू बढ़ते हैं। ये तब अपनी वैल्यू खो देता है जब इकोनॉमी खराब कंडीशन में होती है। इंडेक्स फंड की खासियत यह है कि इसे मैनेज नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि ट्रेडिंग भी ऑटोमेटेड हो सकती है, इसलिए इसकी फीस सबसे कम होती है। आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड यूज करके मार्केट को बीट करने वाली कमाई कर सकते हैं। हॉट टिप्स, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और अदर फाइन पॉइंट्स। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।